नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर जगदीश मुखी। सर, आपका स्वागत है। सर, पहला सवाल मेरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन दौरे पर गए, क्या हासिल हुआ है हिंदुस्तान को चीन दौरे से? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि जो प्रधानमंत्री जी के दौरे की हुई है, चीन का एक एटीट्यूड हमेशा एक्सपेंशनिस्ट रहा है। मैं जो पिछले 55-56 से देख रहा हूँ, पहली बार चीन का एटीट्यूड भारत के प्रति एक, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने जो सख्त एटीट्यूड अडॉप्ट किया हुआ था अरुणाचल को लेकर के, वो उसमें कहीं बदलाव आया अभी तक, किंतु एक सॉफ्टनेस आई है। दोनों के जो बयान आए हैं उनसे लगता है कि उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता बतलाई है कि हम विचार विमर्श करके ही इसको सॉर्ट आउट करें, आपस में बैठ करके दोनों बैठ करके बात करें। उसमें तो इतनी सफलता नहीं, किंतु जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें बहुत बड़े एग्रीमेंट भी हुए हैं, बहुत बड़ा सहयोग के लिए आगे बढ़े हैं। कहीं एक मामला अटका है, उसके ऊपर रुकने की बजाय दूसरा रास्ता निकाल के सहयोग करके आगे बढ़ने वाली बात आगे बढ़े हैं। 24 समझौते हुए हैं, इनमें से कौन से बड़े समझौते हैं? नहीं, मैं ये डिटेल नहीं बता पाऊंगा कि कौन कौन से समझौते हुए हैं, किंतु सारे समझौते आप देखेंगे, कोई चाइना के हक में जाता है, कोई हिंदुस्तान के हक में जाता है। ये ट्रेड शुरू हो रहा है, उसे बायलैटरल एग्रीमेंट से अधिकांश समझौतों के अंदर भारत को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और मैं समझता हूँ कि चाइना की इस यात्रा को अलग करके ना देखें तो जो हमारे सार्क नेशंस हैं उनमें बिना घोषित किए हुए नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपनी एक लीडरशिप कायम की है। ये कोई अनाउंसमेंट करने वाली बात नहीं है, ना ही किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में वहां मौजूद थे और चीन की मीडिया ने भारत के नक्शे को काटा, ऊपर से कश्मीर गायब कर दिया, अरुणाचल प्रदेश को गायब कर दिया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में वहां पर मौजूद थे। आपके प्रश्न से पहले जवाब दिए, प्रश्न बाद में कर रहे हैं आप। मैंने कहा उन्होंने अपना जो एटीट्यूड है उसमें अब कई चीज़ें ऐसी थी, ये ऑफिशियल स्टैंड नहीं था, ये किसी एजेंसी ने किया है। यदि ऑफिशियल स्टैंड होता उसका रिएक्शन हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से तुरंत गया होता अभी तक। तो ये जहाँ फ्रीडम होती है वहाँ पत्रकारिता में कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है। किंतु हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ कि जो हम उम्मीद करते थे कि इस यात्रा से एक चाइना इसके ऊपर सॉफ्ट होगा, उतना सॉफ्ट नहीं हुआ है, किंतु आगे से इम्प्रूवमेंट है। किंतु बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए हैं, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में ले सकते हैं। 1 साल होने जा रहा है मोदी सरकार को, आ गए अच्छे दिन? जी, निश्चित रूप से बहुत अच्छे दिन आए हैं। कैसे? आप देखिए, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस दिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला था, उस समय हमारी जो जीडीपी थी 4.25% थी और 5 साल 6 साल की मशक्क़त के पश्चात उसे हम लेके गए 8.8 पर, रफली 9 तक पहुंच गए। बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और उसके पश्चात अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह जी, और उस 10 साल के अंदर जो मुश्किल से 6 साल के अंदर 4 से 9 तक पहुंचाया था, उसे वापस 4.25 पे लेके आए। यानी विरासत के अंदर हमें फिर से जो ग्रोथ रेट या जीडीपी कह सकते हैं, वो सीधा सीधा आप देखेंगे कि 4.25 पे हमें मिली थी। आज इस 1 साल के अंदर 5.8 ग्रोथ रेट पहुंच गई है, जीडीपी पहुंच गई है, पुराने उस फार्मूले के हिसाब से, नए फार्मूले के हिसाब से नहीं। ये मैं समझता हूँ आर्थिक क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज जो हमारा ट्रेड बैलेंस है, फॉरेन ट्रेड बैलेंस है, आज सबसे अच्छी पोजीशन के अंदर हैं। आज जो हमारा बैलेंस है फॉरेन एक्सचेंज का, पिछले 15 साल में आज तक नहीं रहा है, सबसे अच्छा फॉरेन बैलेंस बना है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि मैं क्रेडिट दूंगा, श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंक का नेशनलाइजेशन किया था
बहुत पुरानी बात है। नेशनलाइजेशन का फ़ायदा किसको मिला? यानी नेशनलाइज करके नीचे स्तर तक जो बात जानी चाहिए अकाउंट वो नहीं कर पाए। किंतु नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से जनधन योजना चलाई है, उस योजना के अंतर्गत गरीब लोगों ने 11 करोड़ खाते खोले हैं जी। आज तक कभी नहीं खुले थे, क्योंकि उनकी सोच है गरीब तक लाभ कैसे पहुंचे, सबसे लोएस्ट लेवल पे जो व्यक्ति है उसके ऊपर उसकी भागीदारी विकास के अंदर कैसे हो। बावजूद इसके ये आरोप आप पर क्यों लग रहा है कि उद्योगपतियों की सरकार है? मैं समझता हूं ये केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से लगाया जा रहा है। उद्योगपतियों की सरकार कैसे कह सकते हैं आप? सबसे ज़्यादा गरीबों के लिए काम हुआ तो इस सरकार ने किया है। सारी योजनाएं जो बनी हैं गरीबों के लिए वो इस सरकार ने बनाई हैं। आज लाभ सबसे ज़्यादा मिल रहा है तो गरीबों को इस सरकार में मिल रहा है। किंतु एक मुद्दे को लेकर के कि ये जो लैंड बिल लाए हैं उसका लाभ कॉर्पोरेट सेक्टर को होगा, इसलिए ये कॉर्पोरेट सेक्टर की सरकार है, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो लैंड बिल लाया गया है ये बेसिकली बिल कांग्रेस लाई थी, और जो टर्म्स एंड कंडीशन थे उसमें आज तक उन्होंने कितनी लैंड एक्वायर की है बताएं? लातना तो वही लाए ना बिल। मकसद ये है कि किसान को पूरा लाभ मिले और साथ में ज़मीन डेवलपमेंट के लिए, देश के विकास के लिए सरकार के हाथ में आए, ये बहुत ज़रूरी है। और उस बिल के अंदर ऐसी संशोधन हमने किए हैं जिससे किसान को पहले की तुलना में बहुत भारी लाभ मिल रहा है। नहीं, उनका ये कहना है कि इतनी जल्दबाजी क्या थी, आप उसको लागू करके तो देखते। उस पर भी काफ़ी चिंतन मंथन हुआ था, आप लोगों ने सपोर्ट किया, उसको लागू आपने किया नहीं, फिर इसमें बदलाव। उनका ये शिकायत सबसे बड़ी किसान के हक में किया है ना। जैसे पहले ये था कि किसान को मुआवजा मिलता है यदि 50% फसल नष्ट हुई तो उनको देते हैं जी, अब हम उसे 30% पे लेके आए हैं। किसान के हक में किया है ना, यानी किसान को ज़्यादा लाभ पहुंचाने के लिए किया है। जो मुआवजा पहले मिलता था आज उसमें कोई 10% की वृद्धि नहीं की है, 50% की वृद्धि की है उसमें। ये जो ऐसे यदि अमेंडमेंट लाए हैं ये किसान के हक में है ना। और एक गलतफहमी पैदा की जा रही है, ये पैदा की जा रही है किसान ज़मीन लेकर सरकार क्या करेगी? आफ्टर ऑल किसान की ज़मीन ली जाएगी तो किसके लिए ली जाएगी? जहाँ मेट्रो रेल निकलनी है तो ज़मीन ली जाएगी, रेल निकलनी है ज़मीन ली जाएगी, स्कूल बनना है, कॉलेज बनना है सरकारी या अस्पताल बनना है तो ज़मीन ली जाएगी। किंतु जो एक कॉरपोरेट सेक्टर को देने के लिए ज़मीन की बात है वो ये है कि हम ऐसी ज़मीन पर प्रारंभ करेंगे जहाँ पर ज़मीन बंजर पड़ी हुई है, तो उसी सब के आधार पर सारा नियम बनाए गए हैं। जगदीश मुखी जी के साथ बातचीत आगे भी जारी रहेगी। हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए देश की बात।